हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम मोहित जोशी है और आपका मंथन आईएएस के डेली डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में, जो MPI है, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के बारे में। ओके, जो ग्लोबल MPI है और जो नेशनल MPI है, दोनों के बारे में ही बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो डाटा है UNDP प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इनिशिएटिव है, एंड साथ ही साथ में जो है आपका जो नीति आयोग है इंडिया के अंदर। ओके, नीति आयोग जो कि एक नोडल एजेंसी है MPI को निकालने के लिए, ठीक। तो इनका डाटा है तो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसको आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आपके ऐसे में ये यूज़ हो सकता है, बाकी साथ ही साथ आपका इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अपकमिंग। ओके, तो अभी चलते हैं मंथन आईएएस में। आप लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, बी एफर्ट फॉर योर स्मार्ट वर्क। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक्चुअल में है क्या और एक कॉन्सेप्ट क्यों निकल के आता है। 2010 से पहले की बात करें तो हम लोग ना इसको वन डायमेंशनल के थ्रू देखते थे। मीन्स वन डायमेंशनल अप्रोच थी हमारी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। उसमें क्या था ना, हम लोग क्या देखते थे, हम लोग देखते थे कि उसकी फाइनेंशियल यानी उसकी इनकम कितनी है उस व्यक्ति की, एंड साथ ही साथ उसकी कंजम्पशन पावर कैसी, यानी कितना कंज्यूम कर रहा हो, कितने कैलोरीज कंज्यूम कर पा रहा है वो। अगर इस एक पर्टिकुलर लिमिट थी, इस लिमिट से अगर कोई कम कंज्यूम कर रहा था तो उसको हम मानते थे कि ये पुअर है। तो हमारे पास यही इंडिकेटर्स थे जिसके द्वारा हम जानते थे, हम मानते थे कि ये व्यक्ति पुअर है। लेकिन 2010 के बाद जो UNDP एंड जो आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इनिशिएटिव है, वहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि देखो, सिर्फ हम इन दो चीज़ों के आधार पर यानी इनकम और कंजम्पशन लेवल के आधार पर नहीं मान सकते कि कोई व्यक्ति पुअर है। ओके, उसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, लाइक जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। इनको भी हम लोग बेस मानेंगे, उसके आधार पर ही इनका एक अलग अलग हमने वेटेज तय किया हुआ है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग हम इनको रैंक करते हैं। ओके, तो यही चीज़ें हैं मल्टी डायमेंशनल में। हमने डायमेंशन को काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल कर दिया है, हमने चीज़ों को मतलब चीज़ों को देखने के हमने तरीक़ों में बहुत सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया है। ओके, हम सिर्फ एक चीज़ पे नहीं चलते कि इनकम कम है तो ये पुअर है, इनकम ज़्यादा है तो ये अमीर है, ऐसे नहीं मानते। अब हमारे पास कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ओके, तो अभी देखो, दैट पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट लैकिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की लैकिंग की वजह से हम लोग किसी पॉवर्टी को डिफाइन नहीं करते हैं। ओके, तो क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं जनरली? हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्पावरमेंट है। ओके, तो अभी देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसे UNDP भी कहते हैं हम, एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI। इसको याद कर लीजिएगा, UNDP प्लस OPHI, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया था? 2010 के अंदर। तो 2010 के अंदर इसको जो है हमने लॉन्च किया था। एंड देन उसके बाद देखोगे कुछ डायमेंशंस हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है। ये हम बात कर रहे हैं जो ग्लोबल MPI है उसके बारे में। ओके, किसके बारे में? ग्लोबल MPI के बारे में। ग्लोबल MPI को जो निकाला जाता है इन डायमेंशन, यानी 3D, मतलब 3 डायमेंशन है, साथ ही साथ 10 इंडिकेटर्स हैं। ओके, 10 इंडिकेटर्स हैं। हेल्थ में देखें तो कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन है और साथ ही साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी है। तो अगर हम इसको वेटेज की बात करें ना, हेल्थ का जो वेटेज है 1/3 है, एजुकेशन का वेटेज है 1/3 है, एंड लिविंग स्टैंडर्ड का वेटेज है 1/3 है। न्यूट्रिशन की बात करें, अब 1/3 में ही इसको कैटेगराइज किया हमने, आगे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। न्यूट्रिशन का जो वेटेज हो जाता है 1/6 हो जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का जो वेटेज हो जाता है वो 1/6। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है? जैसे 1 साल से लेकर 5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें जैसे डेथ हो जाती है किसी की, तो उसको हम डिफाइन करते हैं 1000 बच्चों में कितने लोगों की जिस तरीके से डेथ होती है इस एज ग्रुप के अंदर, तो उसको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी से डिफाइन करते हैं। तो इनका जो वेटेज है 1/6 है। ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है इसका वेटेज भी 1/6 है, एंड स्कूल अटेंडेंस का वेटेज भी 1/6 है। अब इसके बात करें लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर कई सारे यहाँ पर क्या है इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से हैं? कुकिंग ऑयल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है। इसका मतलब यह है देखो कि ड्रिंकिंग वाटर की जैसे अवेलेबिलिटी है नहीं, सैनिटेशन की अवेलेबिलिटी है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है नहीं उस व्यक्ति के पास में,
है कि नहीं, हाउसिंग उसके पास हाउस है कि नहीं, एसेट्स हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम किसी की जब पॉवर्टी जब हम नाप रहे हैं तो ओके। तो इनका जो रेशियो है किस तरीके से हो जाएगा, ये जैसे 1/18 ओके, इसका वेटेज है 1/18, सभी का वेटेज है 1/18, 1/18, 1/18 ओके एंड 1/18। तो क्या समझ में आया यहाँ से, जो इनके जो ये इंडिकेटर्स हैं इस साइड आप देखोगे 1/3, 1/3, 1/3। यहाँ पर आप देखोगे जो न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी इनका जो वेटेज है 1/6 है। एंड ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब बच्चा कितने साल स्कूल जा रहा है, स्कूल में अटेंडेंस अगर जा रहा है स्कूल तो अटेंडेंस क्या क्या स्तर है उसका, तो इनका भी जो वेटेज है 1/6 है। कुकिंग ऑयल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स। देखो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं या किसके अंदर है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं MPI 2023 के बारे में कि MPI 2023 क्या आपको रिजल्ट देता है, क्या इसके ठीक है क्या इसके आंकड़े हैं उनके बारे में बात करते हैं। इंडिया इज द लेटेस्ट ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अपडेट शो केसेस अ रिमार्केबल अचीवमेंट। रिमार्केबल अचीवमेंट क्यों है, 415 मिलियन पीपल, ठीक है, 415 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन जस्ट 15 ईयर्स। लास्ट 15 सालों के अंदर 41.5 करोड़ ओके, अप्रॉक्स 41 करोड़ लोग जो हैं पॉवर्टी से बाहर निकले हैं इंडिया के अंदर लास्ट 15 ईयर्स के अंदर। India has shown significant progress all three deprivation indicators, like ठीक है, जो हमारे तीनों इंडिकेटर्स हैं, तीनों डायमेंशंस के अंदर जितने इंडिकेटर्स हैं, हर इंडिकेटर के अंदर इंडिया ने अपनी प्रोग्रेस शो किया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वहाँ पे स्टेटमेंट बना के कि देखो जो है अब यहाँ पर इस तरह से एसेट्स वाले इंडिकेटर के अंदर इंडिया ने जो है डिक्लाइन किया है, बट नहीं, सब जगह पर क्या करा है इंडिया ने इम्प्रूव किया अपने आप को ओके। तो इस तरह से याद रखिएगा 230 मिलियन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, किस में अब देखोगे ये क्या होता है, 230 मिलियन पीपल जो है यानी 23 करोड़ लोग जो है ना आज भी जो है किसी वल्नरेबल कैटेगरी में। वल्नरेबल कैटेगरी क्या होता है, इसका मतलब है कि जो देखो ऐसा है जैसे मैंने आपको सारे इंडिकेटर से बताए, देखो ये जो है ना मैंने आपको बताया इनका वेटेज है अपना अपना ओके, हर इंडिकेटर का अपना एक वेटेज है। अगर कोई व्यक्ति 33% इंडिकेटर्स से ज़्यादा 30% से ज़्यादा इंडिकेटर्स में अगर फेल हो जाता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या है, पुअर है ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 20 से 33% के अंदर ही फेल होंगे, तो वो व्यक्ति वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। वल्नरेबल कैटेगरी कौन सी होती है, जो कभी भी पॉवर्टी के अंदर आ सकते हैं, अभी नहीं है लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 230 मिलियन लोग हैं यानी 23 करोड़ लोग हैं। तो ये जो परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो अप्रॉक्स 18.7% आता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं NMPI के बारे में। NMPI क्या है, नेशनल लेवल पे MPI है, बाकी कुछ भी नहीं, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इसके क्या देखो, इसके नोडल एजेंसी है नीति आयोग। नीति आयोग इसको आपके सामने रखता है। इसको किसकी हेल्प से रखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ओके। ये और साथ ही साथ UNDP और जो आपके ऑक्सफोर्ड का जो इनिशिएटिव है, ये इसके क्या हैं, टेक्निकल पार्टनर्स हैं, इनकी भी मतलब हेल्प ली जाती है ओके। ये जो डाटा है बेस्ड यानी NMPI जो 23 है, ये जो बेस्ड है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 पे बेस्ड है, राइट। तो इससे पहले का जो डाटा था वो किस पे था, NFHS 2015-16 पे, यानी NFHS 4 पे बेस्ड था। तो अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 के अंदर जो डाटा हमारे पास में है, उसके द्वारा इस NMPI को निकाला गया है, राइट। तो अभी देखो इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फ्रॉम 24.85% टू 14.96 बिटवीन 15-16 टू 2019-21, राइट। तो यहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। पहले जो हमारे यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी वो कितनी थी, 24.85% थी। कब की बात हो रही है, 2015-16 की। अभी कितनी हो गई है, वो हो गई है 14.96, राइट। तो यहाँ पर जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, कितने का देखने को मिला है, 9.89% का ओके। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर भी होंगी। इसके अलावा 135.5 मिलियन लोग जो है इस बीच, यानी अगर 9.89% है ना, इसको अगर आप नंबर्स में देखोगे तो आपको 13.5 करोड़ लोग दिखेंगे, यानी 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं इंडिया के अंदर इस दौरान। किस दौरान, 2015-16 से लेकर 19 और 21 के बीच में,
राइट। इसमें से भी ना जो 13 करोड़ लगभग लोग बाहर आए हैं इंडिया के अंदर, उसमें से 3.43 करोड़ लोग अकेले यूपी से बाहर आए हैं। ठीक है, तो अगर सबसे नंबर्स में देखेंगे सबसे ज़्यादा लोग किस स्टेट से अगर बाहर आए हैं, पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, तो वो है यूपी। अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करेंगे तो वो है मध्य प्रदेश। राइट, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कुछ भी। तो ठीक है, intensity of poverty which measures the average deprivation among the people living in multi-dimensional poverty also reduced from 47.14% to 44.39%। अब इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है पॉवर्टी का लेवल क्या है, किस हद तक पॉवर्टी है। आपने तो कह दिया ठीक है ये लोग पुअर हैं, कितने पुअर हैं, किस हद तक पुअर हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ना। गरीबी है तो कितनी गरीबी है, किस हद तक गरीबी है, किसी के पास खाने तक के लिए नहीं होगा। राइट, कई लोगों के पास हाउसिंग नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन में, तो उसे कहेंगे इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर पॉवर्टी की। राइट, तो ये इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। पहले 47.14% थी, अभी कितनी है? 44.39% है। राइट, अब यहाँ पे देखो ना, रूरल एरिया के अंदर जो है 15-16 के अंदर 32.59% थी और अभी जो है ना 19.28% है। ये डाटा आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जब आप ऐसे लिखोगे ना, जब आप जीएस के पेपर लिख रहे होगे मेंस के अंदर, तो ये डाटा आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर जो है ना अट्रैक्टिव बनता है और आप अपने आंसर को इन्हेंस कर पाते हो। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ के अंदर, 15-16 का डाटा है 8.65% एंड नाउ 5.27% अभी भी पॉवर्टी है अर्बन एरियाज़ के अंदर। राइट, अभी हमने बात कर ली इंटेंसिटी के बारे में, पहले 47.14, नाउ 44.39%। राइट, तो ये सब चीज़ें यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा एंड राजस्थान रिकॉर्डेड स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ एमपीआई पुअर। राइट, तो मतलब इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर नंबर्स की टर्म्स में क्या करा है, अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे इंडिकेटर्स देख लेते हैं। हमने अभी देखा था ग्लोबल एमपीआई। राइट, ग्लोबल एमपीआई यानी ये जो आपके यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई निकाल लेते, ये इनके इंडिकेटर्स थे 3D + 10I, मतलब 10 इंडिकेटर्स थे एंड 3 डायमेंशंस थी। यहाँ पर डायमेंशन वही है 3, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट यहाँ पर डायमेंशन जो इंडिकेटर्स हैं वो 12 हो जाते हैं। ओके, 2 इंडिकेटर्स बढ़ जाते हैं, बाकी सब वही हैं। कौन कौन से? एक मैटरनल हेल्थ है एंड साथ ही साथ यहाँ बैंक अकाउंट है। तो इसीलिए देखोगे आप ना यहाँ पर न्यूट्रिशन का बाकी वेटेज आप डायमेंशन में देखोगे वही वेटेज है। अगर आप बात करोगे इंडिकेटर्स के अंदर तो वेटेज भी चेंज हो जाता है। न्यूट्रिशन का वही वेटेज है 1/6, लेकिन जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, मैटरनल हेल्थ है, इनका जो वेटेज है ना 1/12 हो गया है। देखो 1/12 हो गया है। ऐसे ही बात करते हैं एजुकेशन के अंदर, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, इनका वेटेज वही सेम है 1/6 एंड 1/6, वहाँ भी 1/6 देखा था हमने। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर एक यहाँ पर टर्म बढ़ गई है ना, एक इंडिकेटर बढ़ गया है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देखोगे ना इंडिया के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ, जनधन खाते खोले गए थे, तो काफ़ी लोगों के बैंक खाता खुलने से क्या होता है, लोगों को डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, डीबीटी का उनको डायरेक्टली फ़ायदा मिल पाता है। कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, ये हमने वहाँ भी देखे थे। बैंक अकाउंट यहाँ पर नया जुड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वेटेज भी इसका थोड़ा कम हो जाता है 1/21, वहाँ वेटेज हमने देखा था 1/18। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, किसके लिए? गरीबी को दूर करने के लिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, यहाँ पर इंटेंसिटी कहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा। अभी भी देखो ना बिहार के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं गरीबी से बाहर निकले हैं, बावजूद अभी भी अगर पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा अगर टर्म्स की बात करें नंबर्स में, तो सबसे ज़्यादा गरीबी आपको बिहार के अंदर ही देखने को मिलेगी। राइट, तो ये सारे आपको इस मैप को आप यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ नहीं भी करेंगे आपको देखना ज़रूर चाहिए। अभी हम बात करते हैं बिहार के अंदर, जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर 51.89% लोग पुअर थे, लेकिन अभी क्या है 33.76 डिक्लाइन अच्छा खासा हमें देखने को मिला है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे ये जो ग्राफ है ना परसेंटेज की टर्म्स में अभी भी सबसे ज़्यादा है। राइट, तो 33.76%। कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, उनके बारे में भी यहीं पर जान लेते हैं। ठीक, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनके द्वारा पॉवर्टी कम करने में हमें मदद मिली है। अभी आप देख रहे हो ग्रोथ है, तो कुछ के पीछे कुछ ना कुछ रीजन से भी होंगे। जैसे मनरेगा एक्ट है, ठीक है,
ये जो गारंटी स्कीम होती है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है एक तरह से, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, 2005 के अंदर आती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो गांव के लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, उनको 100 दिन की गारंटी दी जाती है काम की, ठीक है। अभी कोविड के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर काम मिला था, तो उससे लोग सर्वाइव कर पाए थे, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, कौन सी, मनरेगा स्कीम। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा आप देखोगे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी एक यहाँ पर से स्कीम है। इसके अलावा नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, ठीक है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन यहाँ पर है। इसके अलावा जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन। ये सारी स्कीम्स को ना आप कोट कर सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन है, सहज बिजली हर घर योजना है, सौभाग्य स्कीम भी हम इसे कहते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के अंदर आपने देखा था बहुत सारे सिलेंडर्स बटे थे ना। सिलेंडर बटने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो इंसान को सर्वाइव करना आसान हो जाता है ना, इतनी दूर जाके लकड़ी नहीं काटेंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी लेंगे। और जो घर के अंदर जब लोग सिलेंडर नहीं यूज़ करते थे, क्या होता था, यहाँ पर लोग कोल का यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर से क्या है ना, उसकी वजह से कई सारे लोगों की गैस के कारण, ठीक है, उससे जो गैस निकलती है, उस गैस के कारण कई सारे लोग उनकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती थी, ओके। इसके अलावा पीडीएस स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इंडिया के अंदर, ठीक है, एफसीआई जिसको रेगुलेट करता है। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे जनधन योजना है, इसके द्वारा बैंक खाते खोले गए, ओके। तो इस तरह की, जैसे अभी डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से भी डायरेक्टली, मतलब जो पहले से क्या होता था, जैसे किसी गरीब को अगर किसी गवर्नमेंट को अगर किसी गरीब को जो है बेनिफिट देना है, तो बीच में ना मीडिएटर्स होते थे, और ये डायरेक्टली कई बार ऐसा होता था कि इन व्यक्ति तक ये सीधा लाभ डायरेक्टली पहुंच नहीं पाता था, ठीक है। अभी मीडिएटर्स ख़त्म हो गए, गवर्नमेंट ने सभी लोगों का खाता खोल दिया है ना। उनको एक अप्रोच किया कि भैया आप लोग खाता खोलो, आप 0 रुपये से भी खाता खोल सकते हैं। तो 0 अकाउंट लाए गए ना, 0 रुपये अकाउंट लेके आए गए और सबके खाते खोले गए, और उनके अकाउंट में डायरेक्ट डाटा, मतलब बेनिफिट को ट्रांसफ़र भी किया गया। कोविड के टाइम पे देखो, गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो ई श्रम कार्ड हो ना, तो इनके द्वारा भी जो है काफ़ी यहाँ पर इस तरह से जो है चीज़ों को लाया गया। किसके द्वारा, मतलब बैंक खाते खुलने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है देश की जनता को, ख़ास तौर पे देश में जो पुअर लोग हैं उनको, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ओके। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप manthan.iasclass@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।